लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 4 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस बीच कुमार के स्वागत के कुल प्रबंध प्रभावती एक एक याद करके कराती रही। दासियों को अभी तक यही मालूम था कि चैत की पूनो है, राजकुमारी नौका विहार के लिए जाएंगी। किले की बगल में घाट पर नाव लाकर लगा दी गई। दासियों ने नाव के नीचे और छत पर गद्दे बिछा दिए, कामदार चादरें लगा दी। रेशमी तकिए, गुलाब पास, इत्रदान, पानदान, सोने के पात्रों में मदरा, क्षुद्र मरमर की पतली प्यालियां, हल्का आसव, गंधराज के गजरे, सजी फूलदानियां, मृदंग मंजीरा, वीणा आदि वाद्य, नूपुर गुच्छ, ढाल तलवार, तीर कमान, बल्लम सांग आदि अस्त्र शस्त्र तथा अन्य आवश्यक सामान यथास्थान सजा दिए। पाचक अनेक प्रकार के पकवान, मिष्ठान, सामिश निरामिष भोजन, चबेना, अचार आदि रखाया। मल्लाहों को खबर कर दी गई कि नाव खाली बहती हुई जाएगी, पतवार दासियां संभालेंगी। वे लोग पिछली रात दूसरी नाव लेकर 8-10 कोस का रास्ता जल्द तय करें, वहां विश्राम होगा, फिर गुंद खींच कर ले आवेंगे। दासियां प्रभावती को सजाने लगीं। प्रति अंग नीलमों, हीरों और मोतियों से जगमग हो गया। वसंती रंग की, सच्चे काम वाली, रत्न जटित साड़ी तथा आभरणों की झुलसती स्निग्ध द्युति के बीच पृथ्वी की प्रभावती आकाश की शशिकला से अधिक सुंदरी, अधिक शोभना हो गई। मस्तक पर अर्धचंद्राकृति, सोने की लता भुजों से आयत, ललित चूड़ामणि, ऊपर श्वेत कोमल पक्ष, मध्य में नीलम, दोनों ओर कन्नियों पन्नों के फूलों में बड़े से छोटे क्रमानुसार हीरे, नाक में एक ओर मणिबिंदु, पद्मराग की कंठी, ऊंचे पुष्ट वक्ष पर शुभ्र मुक्ताओं की हारावली, हाथों में मणियुक्त विविध भुजबंध, कंकणादि, कटी में ऋणिन कारिका, सप्तावृति, श्लथ किंकणी, पदों में नूपुर, पायल आदि, मुक्तकेश वासित, अधरों में तांबूल रक्त राग, आयत सलज्ज आंखों में क्षीण प्रलंब कज्जल रेखाएं, पुतलियों में चपल रहस्य हास्य, प्राणों में मृदु मृदु प्रणय स्पंद। अभ्र की सजी नाव की सहस्त्र लता पुष्पाकृति बत्तियां जल गईं। जल में मुक्त पुच्छ मयूर लहरों में हिलता सचल दिखने लगा। खिड़कियों के रंगीन रेशमी द्वितीय बंधनी रूप में कटे पर्दे चमकने लगे। उनकी जरी की लहरें और सच्ची झालरें चकाचौंध करने लगीं। बीच बीच मालाकृति मोतियों की लड़ियां तरुणी के वक्ष पर ज्योतिष चुंबनी साभरणा सध्या परिणीता तरुणी की कलीमालाएं बन गईं। जगह जगह लाल, नीलम और हीरे रंगीन द्युति की रेखाओं से आकाश के तारों से भले लगने लगे। प्रभा के पिता कान्यकुब्जेश के कार्य से बाहर थे। माता की आज्ञा वो ले चुकी थी। मुकुर देखकर अपने कक्ष में बैठी हुई यमुना के संदेश का पथ देख रही थी। 2 दासियां यमुना की सहायता के लिए और दी गई थी। यमुना भी जल्दी कर रही थी। राजकुमार के अस्त्र खुलवाकर वस्त्र बदलवा दिए, घोड़े के लिए प्रबंध कर दिया। फिर लाए हुए वासित वसन उत्तरीय, चंदन कुमकुम और पुष्प माल्यादि दासी से लिवाकर महाराज को साथ लेकर गंगा तट पर गई। कुमार को सविधि स्नान पूजन से निवृत्त कर गंगा जी को पुनः माला चढ़ाने की ध्वनिपूर्ण सलाह दी। साथ लिया अर्थ महाराज को दान करा, वहीं प्रसाद रूप किंचित जलपान करा दिया। फिर दासियों को इशारा करके भेज दिया और महाराज को भी प्रतीक्षा में कष्ट होगा समझाकर सरल स्वर से कल तक लौटने की बात सुझा दी, क्योंकि समागत यजमान को अपर मित्रों से मिलना होगा, संभव वहीं रह जाना हो। फिर अपनी बात की याद दिला दी कि भूलने से भला न होगा। महाराज भक्तिपूर्वक स्वीकार करके आशीर्वाद देते हुए चले गए। प्रभावती को खबर मिली कि यमुना तैयार हो चुकी है। इन 2 दासियों के साथ अपने मन की 3 और दासियों को लेकर प्रभावती उतरने के लिए चली। राजकुमार साधारण पहनावे में थे, पट्टवास और उत्तरीय। चांदनी में भी रंग नहीं खुला। प्रभा की इच्छानुसार यमुना उनके लिए भी वासंती वस्त्र ले गई थी, जो नहाकर पहने थे। कुमार खड़े खड़े एकांत ज्योत्स्नाकाश के नीचे जाह्नवी की विपुल शोभा देखते हुए देश के पुण्य श्लोक महात्माओं की शांत महिमा में लीन हो रहे थे। फिर बाहरी संसार में आ तरुणी की लघु मनोहर शोभा देखकर अनेक काल्पनिक छवियों में भूलते हुए वृहत और लघु के उदार और चपल सौंदर्य की एक ही निरूपमता एक एक बार तौलते थे। कभी अपने दुर्ग से द्विगुण
उच्च आकाशचुंबी इस दुर्ग की दुरारोहता पर सोचने लगते थे। यमुना प्रभावती की प्रतीक्षा कर रही थी। इच्छा थी इन प्रत्यक्ष सभी सौंदर्यों से आकर्षक उन्हें दूसरा दृश्य दिखाएगी। गंगा के ठीक किनारे उच्च दुर्ग ऊपर खुला हुआ है, नीचे से साफ देख पड़ता है। वहीं से गंगा वक्ष पर उतरने की सीढ़ियां हैं। प्रभावती वहीं सोपान मूल पर धीरे धीरे आकर खड़ी हो गई। रात का पहला पहर बीत चुका है। सारी प्रकृति स्तब्ध हो चली है। कुमार को सोचते हुए समझकर यमुना ने कहा, कुमार देखो, दुर्ग पर सखी उतरने वाली हैं। खड़ी तुम्हारी तरह कुछ सोच रही हैं। राजकुमार ने देखा, ये दूसरी छवि थी। सर्वेश्वर्यमयी स्वर्ग की लक्ष्मी भक्त पर प्रसन्न होकर स्वर्ग से उतरना चाहती हैं। मौन हिमाद्री किरण विच्छुरित छवि गौरी को परिचारिकाओं के संग बढ़ाकर आकाश रूप शंकर को समर्पित करना चाहता है। विश्व प्लावनी इस मौन ज्योत्स्ना रागनी की साकार प्रतिमा अपनी मूर्त झंकारों के साथ निस्पंद खड़ी जीवन रहस्य को ध्यान कर रही है। प्रभा उतरने लगी। अकुल ज्योत्स्ना के शुभ्र समुद्र में आकुल पदों की नुपुर ध्वनि तरंगे कितने प्रिय अर्थों से दिगंत के उर में गूंजने लगीं। प्रभा का हृदय अनेक सार्थक कल्पनाओं से द्रवीभूत होने लगा। बार बार पुलक में पलकों तक डूबती रही। सोपान सोपान पर सुरंजिता शिंजिता चरण उतरती हुई प्रतिपद क्षेत्र झंकार कंप कमल पर चापल्य से लज्जित कमल सी रुकती रही। उरोजों से गुड़ चिन्ह जैसे आए जीने चित्रित समीर चंचल उत्तरीय को दोनों हाथों से पकड़े उड़ते आंचलों से प्रिय के लिए स्वर्ग से उतरती अप्सरा हो रही थी। यमुना मुस्कुराती रही। राजकुमार देखते रहे। स्वप्न और जागृति के छायालोक में प्रति प्रतिमा पंचेन्द्रिय ग्राह संसार में अत्यंत निकट होकर भी जिस तरह दूर बहुत दूर है, उसी तरह परिचिता प्रभा का ये दूर सौंदर्य प्राणों की दृष्टि में बंधा हुआ निकट बहुत ही निकट है। उस स्वप्न को वो उतने ही सुंदर रूप से देख रहे हैं जितने से संज्ञा के अंतिम प्रांत में पहुंचकर भक्त और कवि अपनी दैवी प्रतिमा को प्रत्यक्ष करते हैं। अल्पदृश्य प्रभावती कितनी विशिष्टता से, प्रति अंग की कितनी कुशलता से, कितनी स्पष्टता से प्रिय कुमार की इप्सित दृष्टि में उतर रही है। प्रभा नाव पर बैठ गई। नाव खोलकर सेविकाएं चढ़ गईं। एक ने पतवार संभाली, दो रंगी बल्लियां लेकर बीच की ओर ले चलने का उपक्रम करने लगी। प्रभा वीणा संभालकर स्वर मिलाने लगी। इस रूप में साक्षात शारदा को देखकर राजकुमार की भाषा अपनी ही हद में बंध कर रह गई। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास प्रभावती का भाग 4 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।